2। तो लेट वी स्टार्ट। एक सेकेंड, ये आवाज़ है और ये सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफाइंड कपल। कपल क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्टिंग, ऐसी जोड़ी जो कि पैरेलल हो यानी बराबर हो, इक्वल हो। पैरेलल और इक्वल मतलब ये होता है कि इक्वल तो होता है कि भाई वज़न में इक्वल हो, और पैरेलल वो होता है कि साइज़ में भी इक्वल हो, ठीक है, और डायरेक्शन भी इनका सेम हो। तो पैरेलल एंड इक्वल फोर्सेस, अनलाइक फोर्सेस। अनलाइक फोर्सेस मतलब ये कि सॉरी, ओके, गुड डे क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्या होता है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम की स्लाइड नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले हमने बाकी सवाल 4 कर लिए थे, 5वां सवाल है व्हाट इज़ कपल, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ द कपल। कपल क्या होता है और मूवमेंट ऑफ द कपल को कैलकुलेट करो। तो कपल की डेफिनेशन बताएंगे हम कि पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस, यानी कि जोड़ी जो हो ऐसी फोर्स की जो इक्वल हो, पैरेलल हो, लेकिन अपोजिट हो। अनलाइक मतलब एक जैसी ना हो, इक्वल हो, पैरेलल हो और अनलाइक हो, यानी एक जैसी ना हो, ठीक है। हैविंग डिफरेंट लाइंस, एक जैसी ना हो मतलब इनकी लाइंस डिफरेंट हो, एक अगर नॉर्थ में हो तो एक साउथ में हो, तो ये फोर्स कहलाती है कपल, ठीक है। कपल हमेशा जोड़ी में होता है, आपको पता है ना, हम कहते हैं कपल्स जा रहे, तो कपल्स में जो फोर्सेस होती है वो हमेशा जोड़ी में होती है। इसकी एग्जांपल होगी कि एक डेस्क में उठाने का कह रहा हूँ, ठीक है, एक लड़के को कह रहा हूँ राइट से उठाओ, एक को कह रहा हूँ लेफ़्ट से उठाओ, तो ये कपल होगा। लेकिन जो दो लड़के डेस्क उठा रहे हैं वो साइज़ में इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे, यानी इनका कद भी सेम होगा, और अनलाइक फोर्सेस होगी, एक राइट से उठाएगा, एक लेफ़्ट से उठाएगा, ठीक है। तो 3 चीज़ें याद करो कपल के अंदर, इक्वल, पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस, तो वो कहलाते हैं कपल। अब कपल को हमें डिफ़ाइन करना है, कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सपोज़ करेंगे कि अनलाइक फोर्सेस से F, अब 2 फोर्सेस अनलाइक है, फोर्सेस को हम F से शो करते हैं। एक फोर्स A पे लग रही है यानी राइट हैंड साइड पे लग रही है, एक फोर्स B पे लग रही है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लग रही है। तो दोनों फोर्स का जो मूवमेंट देखूंगा तो वो कैसे देखूंगा, मैं अलग अलग करके बताऊंगा। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं अलग अलग करके बताऊंगा। ये निशान येलो नज़र आ रहा है ना, यस। चले, तो पहली मैं बताऊंगा कि मोमेंट फोर्स जो है वो A की है F मल्टीप्लाई बाय OA। मोमेंट फोर्स जो है B की है F मल्टीप्लाई बाय OB, यानी कि मैं OA और OB करके दिखाऊंगा। अंडरस्टैंड क्यों? अब एक आपको एक डायग्राम बनानी होगी, तो इस डायग्राम में देखिएगा एक फोर्स है, ये हमारी A की है, तो OA, ये देखिएगा येलो निशान बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बच्चा इधर डेस्क पे उठा रहा है, ताकत लगा रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा जो तो इधर से ताकत लगा रहा है। दोनों एक साथ से तो एक साथ खड़े होकर तो नहीं लगा सकते ना, तो अब क्योंकि ये इनकी जो अनलाइक फोर्सेस हैं, जो लाइन है इनकी डिफरेंट है, ठीक है, हैविंग डिफरेंट लाइन। तो एक लाइन ये रही OA और दूसरी फोर्स की लाइन ये रही OB। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, F मल्टीप्लाई OA, यानी F को OA से मल्टीप्लाई कर दूँगा, F को OA से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरी फोर्स 1 बनेगी। फिर मैं F को OB से मल्टीप्लाई कर दूँगा, B ये रहा, तो ये मेरी फोर्स 2 बनेगी। इन दोनों को फिर आगे बोला गया इन दोनों को प्लस करो, तो जब इन दोनों को प्लस करूँगा तो F मल्टीप्लाई बाय OA, B से प्लस F मल्टीप्लाई बाय OB। अब इनमें कॉमन देखोगे, कॉमन F है, तो नीचे इक्वेशन में F को बाहर निकाल दूंगा तो अंदर बचेगा OA प्लस OB। ये तो मेरा हो गया। लेकिन मैं इसको जब इक्वेशन को डिफाइन करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, तो मैं O को छोड़ दूंगा, क्योंकि O हैज़ नो वैल्यू, O तो खाली वो मिड पॉइंट है। तो मैं लिखूँगा कि फोर्स जो है वो 2 फोर्स को मल्टीप्लाई करने से आती है। किस तरह से? F इज़ इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय AB। तो 2 फोर्सेस AB थी ना, तो कैलकुलेट जब भी करना हो कपल को, तो हम 2 फोर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A और B की फोर्स को F के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, A और B को F के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स में आपको क्लियर समझ में आएगा। फिर मैंने नीचे इसका स्टेटमेंट लिखा है कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ये स्टेटमेंट बताता है द मोमेंट ऑफ द कपल, मोमेंट ऑफ कपल निकाल हुए ना हम लोग, कपल या मोमेंट ऑफ कपल एक ही बात होगी यहाँ पर, इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्सेस। प्रोडक्ट ऑफ द फोर्सेस मतलब 2 फोर्स को मल्टीप्लाई करने से A B,
ये ए बी आपको लग रहा है ना, ये दो फोर्सेस थी और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी। तो आपने आगे लिखा एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ टू फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है इनका वो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा हुआ ओ ए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओ बी, तो यहाँ पर ओ नहीं लिखेंगे हम, तो हम यहाँ पर एफ इजिकल्स एफ मल्टीप्लाई ए बी भी लिख सकते हैं। और ऊपर हमने क्या लिखा, ओ ए ओ बी, मतलब इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो हम प्रोडक्ट से कर सकते हैं, पहले स्टेटमेंट में बोला गया है मूवमेंट ऑफ आर्म जो है, मूवमेंट ऑफ कपल जो है वो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई से होता है। एंड मतलब ये जो इनके दरमियान जो फासला है परपेंडिकुलर उनका, तो उनका फासला भी हम इस तरह से कर सकते हैं, और ये निशान ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कोई सवाल हो तो प्लीज़ बताएगा, मैं ऑलरेडी आपकी क्लास ले चुका हूँ, ये मेरी रिकॉर्डिंग क्लास है। अब सवाल है हाउ वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इरेगुलर शेप की कैसे मालूम करेंगे, इरेगुलर बॉडी की या ऑब्जेक्ट की कैसे मालूम करेंगे। इरेगुलर बनाने के लिए एक प्लेट लेंगे पतली सी, उसको टेढ़ा मेढ़ा काट देंगे, उस पर 3 होल लगाएंगे इनके एजेस में, इनके कोनों में, और एक होल पे नाम लिखेंगे ए, एक होल के एजेस पे नाम लिखेंगे बी, और एक पे लिखेंगे सी, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, मैंने प्लेट ली, इस पर सुराख लगा के ए लिखा, इस पर सुराख लगा बी लिखा, ठीक है, और इस पर सुराख लगा के सी लिखा। सही है, इस तरह से आ रहा है, मतलब ए बी सी आपको नज़र आ रहा है ना। तो मैंने होल किए, अब इन होल में मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सस्पेंड मतलब लटका दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 3rd पॉइंट पे कि नाउ सस्पेंड, सस्पेंड मतलब लटका दो इस प्लेट को ए होल से। जब ए होल से लटकाऊंगा तो बी और सी साइड पे आ जाएगा। तो जब ए से लटकाऊंगा तो मैं एक लाइन सपोज करूँगा, स्ट्रेट लाइन जो ओ से जा रही होगी नीचे तक। तो ये जो लाइन जा रही है ना, तो ये मेरी जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी उसी लाइन पे होगी, जो ए से लाइन निकल रही है ना, ये लाइन मैं सपोजिंग बनाऊँगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगी। तो मैंने डायग्राम में भी लिखा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई ऑन द लाइन ए। अंडरस्टैंड। अब आपको शायद समझ में नहीं आया तो हम बी और सी भी करते हैं, सेम तरीका है, रिपीट करेंगे। अब ए प्लेट को कील से, नेल मतलब कील होती है, नेल से कील से निकाल देंगे, कील हमने दीवार पे लगा के इसको प्लेट को लगाया है। अब मैं ए से निकाल के बी पे लगाऊंगा, तो बी पे लगाऊंगा तो ए और सी साइड पे आ जाएंगे। तो बी में होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, बी लाइन पे होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह मैं सी पे करूँगा, ठीक है, तो सी में करूँगा तो वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर ए और सी साइड पे, ए और डी साइड पे, ए और बी साइड पे आ जाएंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी सी पॉइंट पे होगी। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो किस पर होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए बी या सी की लाई ऑन द लाइन। अब वो लाइन जो भी हो, ए होगी तो ए की लाइन पे होगी, बी होगी तो बी की, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का तरीका है। मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जहाँ खड़े रहते हैं वही कहलाती है, कि अब तक ये आर्टिफिशियल तरीका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का, ये बताया था ना मैंने। ग्रेविटी मतलब कशिश, कोई चीज़ खींची जाए तो उसको हमें पता नहीं चलता कि सेंटर कहाँ है, तो सेंटर ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है। एक प्लेट की आप डायग्राम 3 है, कोई भी एक बना लीजिएगा कॉपी में। इसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग, ये डेफिनेशन से कुछ पहली है पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स की एग्जांपल ये है कि 2 स्टेज दूंगा मैं, उसमें एक स्टेज 4 बच्चे उठा रहे, दूसरा स्टेज 4 बच्चे उठा रहे। वो चारों बच्चे उम्र में सेम है, साइज़ में सेम है, वज़न में सेम है। अब वो 2 स्टेज, एक स्टेज जो है वो 4 बच्चे उठा रहे, दूसरा स्टेज जो है 4 बच्चे उठा रहे हैं। अब दोनों बच्चे जो, दोनों ग्रुप जो है जो स्टेज उठा रहे हैं 4-4 का, वो मैं कहूँगा नॉर्थ की तरफ ले जाओ, वो दोनों नॉर्थ की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये मेरा पैरेलल फोर्स कहलाएगा। तो पैरेलल फोर्स की डेफिनेशन है वैन द नंबर मतलब तादाद 4 थी पहले स्टेज में भी दूसरे स्टेज में भी, एंड डायरेक्शन सब नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, ऑफ ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल, पैरेलल मतलब बराबर, तो वो क्या कहलाएगी, पैरेलल फोर्सेस कहलाएगी, ठीक है। नीचे इसके है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स की लाइक मतलब जैसी, अनलाइक मतलब पैरेलल फोर्स के नहीं, पैरेलल फोर्स के जैसी नहीं, ठीक है। तो लाइक को हम खाली पैरेलल फोर्स भी कह सकते हैं, अनलाइक फोर्स को नॉन पैरेलल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो पैरेलल की जैसी होगी वो पैरेलल ही कहलाएगी। तो लाइक फोर्स में क्या होगा, तो तमाम फोर्स जो है वो एक ही तरफ डायरेक्शन में लगेगी। यहाँ पर लिखा है इफ़ द पैरेलल फोर्सेस if 2 parallel forces having same direction is called parallel force, and if parallel forces having opposite direction is called unlike parallel force. सॉरी मैंने इसको रॉन्ग पढ़ा, इफ़ 2 पैरेलल फोर्सेस, शुरू से पढ़ रहा हूँ, हैविंग सेम डायरेक्शन कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस में तमाम फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होता है। डायग्राम में देखो ये लाइक है, इसका सबका डायरेक्शन देखो, एरो सबका सेम जा रहा है, ठीक है।
और अनलाइक में क्या हो रहा है, किसी का आगे जा रहा है, किसी का नीचे जा रहा है, ठीक है, किसी का ऊपर जा रहा है, किसी का नीचे जा रहा है, तो ये अनलाइक है। तो लाइक में डायरेक्शन सेम होता है, अनलाइक में डायरेक्शन अपोजिट होता है या सेम नहीं होता, एक जैसे नहीं होता। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है ना कि हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, एक सीधा नॉर्थ पे जा रहा है आधा स्टेज और दूसरे बच्चे वेस्ट पे लेके जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है डायरेक्शन। अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्स कहलाएगी, लेकिन अगर सभी एक ही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो ये लाइक पैरेलल फोर्स कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद सवाल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने बताया था, आपने प्लेट लगाई थी इरेगुलर, काट फूट के जो प्लेट लगाते हैं इरेगुलर कहलाती है, सही है। इरेगुलर मतलब हमने सही प्रॉपर शेप नहीं काटा। जब मैं प्लेट ए पे लगाता था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ए पे कहलाती थी, यानी एक ही लाइन पे कहलाती थी, लाइन में ऐसे सपोजिंग बना लेता था। फिर जब मैं बी पे लगाता था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी पे कहलाती थी, सी पे लगाता था तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी पे कहलाती थी। क्यों? इसके लिए कि सारा वज़न जब मैं कील पे लगा रहा था ए पे, तो सारा वज़न ए पे था, कील पे था ना, कील मतलब ए पे था, कील ए पे लगी हुई थी। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन इस तरह से निकलती है, द पॉइंट मतलब ए पॉइंट, बी पॉइंट या सी पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पर तमाम बॉडी का वज़न हो, द पॉइंट वेयर द होल बॉडी वेट ऑफ द बॉडी अपीयर, सही है, तमाम बॉडी का वज़न हो तो वो कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सही है। तो हमने प्लेट लगाई थी, जब बी पे लगाई थी तो तमाम वज़न बी पे था, यानी कील जो लगी हुई थी वो बी पे लगी हुई थी ना, एक तरह से हम कह सकते हैं तमाम वज़न कील पे था, लेकिन हम कील तो नहीं कह सकते। तो हमने क्या किया, किसी चीज़ को इरेगुलर प्लेट या किसी को लगा दिया, ठीक है। आप घरों में आपके फ्रेम लगी हुई होती है, ठीक है, फ्रेम लगी हुई होती है, आप कील से लगाते हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा उस धागे पे। अगर आपने फ्रेम धागे से लगाई है, शीशा आपके घर में होता है शेविंग शीशा, तो अगर आपने शेविंग शीशे को धागे से लगाया है या उसमें जो हुक होता है उससे लगाया है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी हुक में होगी। तो तमाम वज़न जिस चीज़ पर होता है ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ओके क्लास, ये हमारा टॉपिक वाइंड अप हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इससे पहले जूम पे भी क्लास ली थी, ये रिकॉर्डेड क्लास है। इश्यूज़ होते हैं थोड़े मुझे रिकॉर्डेड क्लास लेने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको टाइम पे काम हो जाए। हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, प्लीज़ इसको कॉपी आउट कर लीजिएगा। थैंक